बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की सरकार भले ही विश्वास मत जीत जाए, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि क्या इस देश में अब लोकतंत्र, मर्यादा, लोक लज्जा बच नहीं गया है। कहते हैं कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। सोचिए, चंडीगढ़ में क्या हुआ। बीजेपी के मेयर के कैंडिडेट को जिता दिया गया, 7 वोट रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन उस मामले में भी रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ पता नहीं एफआईआर हुआ या नहीं हुआ। वो रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के नेता को बना दिया गया था। बिहार में क्या हुआ, देर रात तेजस्वी यादव के घर पर रेड पड़ता है। और सोचिए, मैं आऊंगा जाति पर, उस पर पहले आता हूं व्यवस्था पर। बिहार में देर रात पुलिस की दबिश दी गई तेजस्वी यादव के घर पर, पूरा देश ने देखा। सड़कों पर कील लगाए जा रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन करने दिल्ली आना चाहते हैं। ये सब एक मैसेज दे रहा है, लेकिन इस सब के पीछे जाति का खेल है। सोचिए, बिहार के 2 सवर्ण विधायक जो आरजेडी के विधायक थे, चेतन आनंद और नीलम सिंह, ये दोनों अब बीजेपी के पाले में चली गई हैं। जो स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें इन दोनों ने आरजेडी के विधायक होते हुए खिलाफ में वोट दिया। एक प्रहलाद पटेल भी खिलाफ में गए हैं। सोचिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं। दरअसल अभी 16 राज्यसभा मेंबरों के लिए बीजेपी ने नॉमिनेशन दिया है। बिहार में 2 बैकवर्ड को बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को बनाया गया है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बीजेपी और आरएसएस एक सोची समझी राजनीति के तहत दलित, पिछड़े, आदिवासी को आगे करके लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को छीन रहा है? और सवाल है कि जो राजनीतिक सामाजिक समझ चेतन आनंद के अंदर है, नीलम सिंह के अंदर है, वो राजनीतिक सामाजिक समझ बहुजन नेताओं को नहीं है। मैं इनको फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित राष्ट्रपति 2-2 बने हैं। इस देश में आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आपको जो राजनीति की भागीदारी दिख रही है, कहीं वो आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश तो नहीं है? क्या इस देश में कभी भी किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, इससे पहले भी किसान आंदोलन होते रहे हैं, क्या इस तरह से सड़कों पर कील गाड़े गए थे? क्या इस तरह से फौज खड़ी की गई थी? मीडिया, टीवी, अखबार पहले ही सरकार के साथ है, उसकी वजह भी जाती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश के 85% लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है और उनके नेताओं को समझ नहीं आ रही है? उनको समझना पड़ेगा कि आज आप विधायक, विधान पार्षद, राज्यसभा सांसद या सांसद बन पा रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि भारत में संविधान है और संवैधानिक अधिकार के तहत ही आपको बनाया जा रहा है। नहीं तो जब भारत में संविधान नहीं था तो सर, आप भी जाति के आधार पर पीड़ित थे। आपको भी जाति के आधार पर शूद्र और अछूत माना गया था। मुगलों के दौर में भी आपको भागीदारी नहीं थी, अंग्रेजों के दौर में भी आपकी भागीदारी नहीं थी। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान कम्युनिटी के लोगों को सत्ता में, नौकरी में, इस देश की व्यवस्था में हिस्सेदारी मिल रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है संविधान। अगर संविधान न होगा, न रहेगा, तो आप भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। जब आज संविधान है, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आप सीने पर हाथ रख के बताइए मुझे, आप लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, आप विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीने पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप उन तमाम दलों में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो, क्या आप आजादी से फैसले ले पा रहे हैं? क्या आपको अधिकार, आपका लगता है कि आप पूरी आजादी के साथ फैसले ले पा रहे हैं? मैं एग्जाम्पल देके दे सकता हूं। सोचिए, के.आर. नारायणन साहब, जो न कांग्रेस के दम पर न बीजेपी के दम पर राष्ट्रपति थे, उन्होंने वाजपेयी को फाइल लौटा दी थी और कहा था कि इसमें दलित जज कहां है, और उसी का परिणाम हुआ कि इस देश को पहला शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस मिला बालाकृष्णन साहब के रूप में। ये वही के.आर. नारायणन साहब थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय कहा था कि गुजरात दंगे में आपकी भूमिका और मजबूत होनी चाहिए। तो यही वो राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो न कांग्रेस के दबाव में थे, न बीजेपी के दबाव में थे।
वो जनता दल के सरकार के समय से इस तरह के पदों पर आए थे। सोचिए, रामविलास पासवान ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति भवन तब तक नहीं आऊंगा जब तक यहां कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति के पद पर बैठा ना हो। और बाद में जब के.आर. नारायण साहब बने तब जाकर रामविलास पासवान जी राष्ट्रपति भवन गए। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, खेल कितना बदल गया है। आज हम लोग बोल रहे हैं, बोलने पर पाबंदी है, लेकिन सोचिए इस देश के मुझे तो फक्र है कि मैं एक सोशल मीडिया का पत्रकार हूं और मैं बोल पा रहा हूं। इस देश में जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, रामनाथ कोविंद, उनके साथ क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मंदिर जाने के नाम पर उनके साथ क्या हुआ। इस देश में महामहिम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ वो अयोध्या नहीं गई, वो नए संसद के शिलान्यास में नहीं गई। क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? क्या उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है? ये इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस देश के टीवी अखबार जो इस देश के दलित, पिछड़े, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, जब बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तब इनको जातिवादी कहा जाता है, इनको जातिवादी नेता कहा जाता है, पिछड़ों का नेता, दलितों का नेता। लेकिन सोचिए जातिवादी कौन लोग हैं। चेतन आनंद जो बीजेपी, आरजेडी का विधायक था, बीजेपी के पाले में है। नीलम सिंह जो आरजेडी की विधायक थी, अब बीजेपी के पाले में है। तो ये समझना होगा। मैं इसलिए मायावती जी को सैल्यूट करता हूं कि अपने शर्तों पर राजनीति करती हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मैसेज है अखिलेश यादव के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। स्टालिन तो इस मामले में क्रिस्टल क्लियर हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नौकरी में हैं, क्या आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैंने ये सवाल पूछा इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं से जो तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में हैं। क्या आप अपने फैसले आजादी से ले पा रहे हैं? क्या आप अपना संवैधानिक अधिकार बचा पा रहे हैं, चाहे आप देश उस पार्टी में टॉप के पोजीशन पर क्यों ना बैठे हो? दूसरा सवाल इस देश के बहुजन समाज से, क्या आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए नौकरी ले लेना आसान है। आरक्षण की वजह से सम्मान पूर्वक नौकरी करने में मनुवाद, जातिवाद से लड़ते लड़ते उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो सवाल है कि सोचिए जातिवादी लोग कौन है। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज से, इस देश में आपको बहुजन लीडरशिप को वोट करना पड़ेगा, बहुजन दलों को वोट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हो रहा है? वो लोग जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर विश्वमन करते हैं, जो अपने समाज का 100 वोट नहीं दिला सकते हैं। मुझे नहीं पता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या हेमंत सोरेन जैसे लोग किस तरह के मुंहपास में बंधे हुए हैं। यह देश जातियों में बटा हुआ देश है। इस देश के सारे फैसले जातियों के आधार पर होते हैं और जो जाति का लाभार्थी है, जिसने जाति बनाई, वो आज भी जाति का लाभार्थी है। इस देश का संविधान जाति खत्म करता है। इस देश का संविधान जातियों के आधार पर जो शोषण था उसको खत्म करता है और आपको SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक का दर्जा देता है ताकि आप जातिवाद के खिलाफ लड़ सके। सोचिए कितने भोले लोग हैं बहुजन समाज के नेता। अरे जिन्होंने जाति बनाई, जो जाति का लाभार्थी हैं, वो संविधान की वजह से आपकी पार्टी में है, क्योंकि उनको पता है कि 85% वोट आपके हिस्से में है। आपकी पार्टी में नहीं रहेंगे तो MLA, MLC नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब RSS और बीजेपी ने नई तरह की राजनीति शुरू कर दी है। वो लगातार दलित नीतीश कुमार को आगे रखकर बिहार में जिस तरह से एक बहुजन नेता के ऊपर हमला करवाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, आज बिहार के तमाम सवर्ण नेता एक मुश्त से बीजेपी के साथ हैं, RSS के साथ हैं। मैं तो कह रहा हूं इस देश का कोई भी पार्टी हो जो सवर्ण समाज का नेता है, अगर वो मौका मिलता है तो वो बीजेपी में जाता है। अशोक चौहान के को देख लीजिए, वो बीजेपी में चलेगा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, गौरव भाटिया, उनके पिता जीवन भर समाजवादी पार्टी रहे। लेकिन सवाल है कि ये बात समझना पड़ेगा, ये मौका क्यों मिल रहा है बीजेपी RSS को? क्योंकि अखिलेश यादव को बहुजन नहीं दिखता है, वो उनको दिखता है जया बहादुरी, उनको दिखता है कपिल सिब्बल,
तेजस्वी यादव को दिखता है मनोज झा, मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन को दिखता है झारखंड में एक भी दलित मंत्री नहीं है। आप लोग जबकि सवर्ण मंत्री हैं, जब तक आप लोग सोशल जस्टिस को नहीं समझेंगे, जातिवाद के खिलाफ राजनीति नहीं करेंगे, अभी भी मौका है 2024 में। अगर दलित पिछड़े आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियों ने गैर सवर्णों को टिकट दिया, जैसे बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तभी जाकर चुनाव जीतेंगे। अब तो साफ हो गया है कि सवर्ण समाज के विधायक किस समय पाला बदलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा है बीजेपी के आने के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी भले सड़कों पर सोशल जस्टिस, जाति जनगणना चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको डाइवर्सिटी देनी पड़ेगी। संसद जब भेजना पड़ेगा तो वो रघुराम राजन को भेजते हैं, जबकि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। इस देश में कितना भी पढ़ा लिखा सवर्ण समाज का आदमी हो, वो बहुजन समाज की संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। एक्सेप्शनल कुछ लोग हैं, खासकर जो ठाकुर समाज में, चाहे वो बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, ठाकुर समाज ने इस देश में जरूर ताकत दिखाया है और वो न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन जातिवाद ठाकुर समाज ने नहीं बनाई है। जिन लोगों ने जातियां बनाई, जिन लोग जातिवाद के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हुए हैं, जो मनुवाद और मनुस्मृति को लिखने वाले लोग हैं, लागू करने वाले लोग हैं, जो पेशवाओं को मानने वाले लोग हैं, जो पुष्यमित्र शुंग को मानने वाले लोग हैं, वो किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलित पिछड़ा आदिवासी संवैधानिक पदों पर बैठे। वही लोग आरएसएस चला रहे हैं। आरएसएस की कोशिश है कि दलित पिछड़े आदिवासी, जिनको जिस आरएसएस कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो या फिर नवीन पटनायक हो या बीजेपी आरएसएस हो, आपको लगता है कि वो आपकी जाति का नेता है, लेकिन वो दरअसल आरएसएस का नेता है। उसके अंदर सोशल जस्टिस की समझ नहीं है। सोशल जस्टिस की समझ इस देश में लालू यादव को है, सोशल जस्टिस की समझ मायावती जी को है, सोशल जस्टिस की समझ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को है या नहीं मुझे नहीं पता। सोशल जस्टिस की समझ शिबू सोरेन को है, और उनके बच्चे, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको अगर नहीं समझ है तो बहुजन समाज के लोग सड़कों का नेता चुने। आपको समझना पड़ेगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। सोचिए, जाट समाज के साथ क्या हो रहा है, पटेल समाज के साथ क्या हो रहा है, मराठाओं के साथ क्या हो रहा है, गुर्जर के साथ क्या हो रहा है, कुर्मी कोयरी यादव के साथ क्या हो रहा है। सबके संवैधानिक अधिकारों को रौंदा जा रहा है। एक वैकेंसी नहीं आ रही है जिसमें बेईमानी न हो, एक नौकरी नहीं है जिसमें बेईमानी न हो, किसान धरना दे रहे हैं उसमें बेईमानी न हो। आज भी दलित पिछड़े आदिवासी इस देश में एक एफआईआर नहीं करा सकते हैं। आप पत्रकार बनकर बोल नहीं सकते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आपके लिए जगह नहीं है। और अगर आप लीक से हटकर अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, संविधान के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, आप इस देश की सेना के लिए बात करते हैं, तो आपका हालत, आपको जगदेव बाबू की तरह हमला किया जाता है आप पर रोज। तो सोचिए, इस देश के बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपको जगदेव प्रसाद पेरियार, ललई सिंह यादव, फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज के आदर्शों को मानते हुए, बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को मानते हुए, मान्यवर कांसी राम साहब, सोनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद की राजनीति करनी होगी। नहीं तो आपको भी झटका लगेगा। चेतनानंद और नीलम सिंह जैसे लोग को आप टिकट दीजिएगा तो समय पड़ने पर वो आपके पीठ पर नहीं, सामने पेट में खंजर मारेंगे। और वो मार दिया है। तेजस्वी यादव को समझना पड़ेगा कि अगर आपने सवर्णों को टिकट दिया तो जरूरत पड़ेगा तो वो पाला बदल लेंगे। कौन ऐसा दल है बहुजनों का, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जिसको छोड़कर सवर्ण समाज के लोग इन मौके पर धोखा नहीं देते हैं? ये सवर्ण समाज के 2 विधायकों ने धोखा दिया है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये देश, इसीलिए बीजेपी की रणनीति साफ है, वो मुस्लिम समाज को टिकट ही नहीं देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को भी ये रास्ता चुनना पड़ेगा कि अगर वो सवर्ण समाज के लोगों को टिकट देते हैं तो उनके पीठ पर खंजर पड़ेगा। और खासकर वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जिसको लगता है कि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में वो सुरक्षित है, तो भाई साहब आप तभी तक सुरक्षित हैं जब संविधान सुरक्षित है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, आपका इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाएगा। तो सोचिए, इस देश में जातिवादी कौन है? आज पूरा का पूरा सवर्ण समाज से आने वाले विधायक, एमएलए, एमपी, नेता सब अपने असली घर में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जैसे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के साथ ये चीज नहीं है। वो जहां रहते हैं पार्टी के साथ ईमानदारी से रहते हैं, समाज का हित छोड़कर पार्टी का हित देखते हैं, और इसलिए उस समाज की दुर्दशा है।
तो ये बहुजन समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपके साथ तब तक जातिवाद होता रहेगा जब तक आप जातिवाद के खिलाफ मुखर नहीं होंगे। तो इस देश में जातिवादी कौन है? बीजेपी ने सब कुछ दूध का दूध और पानी पानी कर दिया है। सवर्ण समाज के चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक के लोग जो हैं, उनकी जो वैचारिक जो सहमति है वो कहाँ है? चेतन आनंद को देखिए, नीलम सिंह को देखिए, ये सब साफ है। तो सोचिए ये तमाम बहुजन नेताओं को, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को समझना पड़ेगा कि सवर्ण समाज की जो वैचारिक सहमति है वो बीजेपी आरएसएस के साथ है, वो होना भी चाहिए। उसके लिए उनका बीजेपी आरएसएस काम करती है। बहुजन लीडरशिप को सोचना है कि क्या उनको सवर्ण समाज वोट करता है। बहुजन नेताओं को सोचना है जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में है कि क्या आप अपने सम्मान के साथ राजनीति कर पा रहे हैं, और जिस दिन आप समाज आपका नहीं रहेगा, आपकी भी राजनीति नहीं चलेगी। आज आपको इसलिए एमएलए एमपी बनाया जा रहा है क्योंकि आपका समाज जागरूक हुआ है। तो जाति देखकर नहीं, आइडियोलॉजी देखकर वोट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, बहुजन समाज की जो दूसरी पीढ़ी के नेता है, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या हेमंत सोरेन हो, इनकी सोशल जस्टिस को लेकर क्या राय है ये भी अब धीरे धीरे साफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सिखा तो जरूर दिया है कि राजनीति किसे कहते हैं। तो जातिवाद की जो परत ढकी हुई जो जातिवाद थी वो सब कुछ सामने आ रहा है, और चेतन आनंद और नीलम सिंह ने साबित कर दिया है कि सवर्ण समाज के लोगों की वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ है। वहीं बीजेपी आरएसएस की एक दोहरी नीति है कि वो अभी फिलहाल चूंकि बहुजनों की संख्या 85% है, इसलिए वो उन्हीं को आगे कराकर सत्ता पर कब्जा कर रहा है। कहीं नीतीश कुमार का चेहरा आगे है, कहीं केशव मौर्य का चेहरा आगे है, इस तरह से किया जा रहा है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के चेहरा आगे है। तो ये चेहरा आगे है, लेकिन पीछे कंट्रोल कौन कर रहा है ये समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे चिंताजनक बात है, बीजेपी को आज़ादी है, वो किसी तरह से राजनीति करे, लेकिन सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियों को समझना पड़ेगा। जब आरजेडी के 2 सवर्ण विधायक धोखा दे सकते हैं तो आपके साथ क्या होगा, ये समझने वाली बात है। तो 2024 के लिए बड़ी नसीहत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज के नेताओं को आगे करके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। ये समझना पड़ेगा और आपको सड़क का नेता चुनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस देश के बहुजन समाज को पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और सत्ता ने इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, उन लोगों ने निर्दलीय चुनाव जिता दिया, निर्दलीय कैंडिडेट को। बहुजन समाज को थोड़ा जातिवादी होना पड़ेगा और अपने बहुजन समाज के नेताओं को ही चुनना पड़ेगा। पहले तो पार्टी देखिए, और पार्टी न दिखे तो अपनी जाति देखिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नीलम और चेतन आनंद जैसे लोग मिलते रहेंगे और आप सत्ता से बाहर होते रहेंगे, और उस पर से ईवीएम तो है ही। मेरे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या इस देश में सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो ज्यादा जातिवादी हैं, या जो जातिवाद के शिकार बहुजन हैं वो जातिवादी हैं? जो जातिवाद का शिकार है वो कैसे जातिवाद हो सकता है? इस देश का सवर्ण समाज पढ़ा लिखा है, सफल है, उसे पता है कि कब, कैसे, किस मौके पर अपने समाज के हितों की रक्षा करनी है और उसको चुनना है। नीतीश कुमार को इसीलिए आरजेडी से हटाया गया क्योंकि वो रिजर्वेशन लागू कर रहे थे और 65% रिजर्वेशन दे रहे थे। एक बात तो तेजस्वी यादव की माननी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया है, बीजेपी पर हमला किया। ये शानदार कोशिश है उनकी। वहीं अखिलेश यादव को देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो कब तक डटे रहते हैं, जबकि उनके जो सवर्ण नेता हैं वो एक वोट नहीं ला सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जरूर गाली देते हैं, जिनकी वजह से बहुजनों का बड़ा वोट अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट हुआ है। आप लोग के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुजन नेताओं में उतनी राजनीतिक समझदारी है चेतन आनंद और नीलम सिंह जैसे कि इन वक्त पर समाज का साथ दिया जाए, विचारधारा का साथ दिया जाए, अपने जाति का साथ दिया जाए, या बहुजन समाज के लोग पार्टी में ज्यादा ईमानदार होते हैं अपने समाज के मुकाबले भी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।